Hello everyone, welcome to Rudimental Physics. In this lecture, we study about NCERT chapter number 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। तो करंट जनरली क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। तो करंट के बारे में हम लोग देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 है NCERT का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 है ये, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपका चैप्टर है। और इसमें जानना हम लोगों को कि करंट कैसे फ्लो करता है और किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट जनरली होता क्या है? तो चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज दैट मान लेते हैं कोई बॉडी अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, और वो अगर गेन कर रहा, ले रहा, तो नेगेटिव होता है। तो सिंपल सा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। तो सिंपल है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज, और करंट मीन्स होता है मोशन। अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर देखना, ये समझना है कि चार्ज जब मोशन में रहेगा तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो करंट चार्ज मोशन में, चार्ज मोशन में, मोशन कहने का मतलब मोशन माना चाहिए, मोशनल चार्ज होना चाहिए। इसका डिफिनेशन हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द, इट इज द branch of physics, physics in which we study about charge in motion, charge in motion, चार्ज इन मोशन। अब देखो यहाँ पे चार्ज इन मोशन, एक स्टैटिक चार्ज होता है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिड्यूस करता है, और एक मोशनल चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर रिड्यूस करता है। और मोशनल चार्ज दो तरह से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन में और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेगा, इसका मतलब उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर रिड्यूस करेगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म चार्ज की बात करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिड्यूस करेगा। और जब स्टैटिक चार्ज रखा हुआ और रेस्ट में हो चार्ज, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिड्यूस करेगा। तो सिंपल है, फिर से बोल देता हूँ, आप ही सीख लीजिए इस चीज को। सीखना ये है, ये स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ए चार्ज इन मोशन इन फ्री स्पेस प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। माने जब चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिड्यूस कर रहा है, और जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर रिड्यूस कर रहा है। लेकिन वो दो कंडीशन हो सकता है वहां पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चार्ज चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चार्ज चल रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में जो फील्ड पर रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए सिंपल लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। यानी मोशनल चार्ज के बारे में स्टडी यहाँ करना है हमको। मोशनल चार्ज क्या होता है? जो मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, करंट मीन्स मोशन। सिंपल सा दिख रहा है हम लोगों को कि चार्ज जब मोशन में होता है तो उसके स्टडी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। मोशन के चार्ज के स्टडी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए, अब आ रहा हम लोगों के सामने इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये कह क्या रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब चार्ज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लोग करंट निकलता है, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो ये सिर्फ स्टडी करंट के लिए है, स्टडी करंट में होगा जब तो ऐसा लगाएंगे हम लोग। जब चेंज की बात करेगा तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। तो देखिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको जनरली कैपिटल आई और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल आई और स्मॉल आई से। कह रहा है इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई और आई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लोग चर्चा समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं मैं, समझ लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, द क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर कंप्लीट डिफिनेशन। जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनोसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 बेसिक क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें करंट भी आता है। तो कह रहा है डिनोटेड बाय आई और आई, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आइए इसको सीखते हैं। कह रहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज लिखता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देता हूं, लीजिए, और बाय टाइम। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट लिखा इसने, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट। अरे लिखा है यहाँ पे, देखो ना जी, लिखा हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। और आप पढ़ते आ रहे हो बेसिक में, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। ये तो फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होता है। तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? क्यू अपॉन टी। अरे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? तो जैसा लिखा हो ऐसे लिखना है, या इसी को हम आगे बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और क्यू बाई टी। ये स्टडी स्टेट केस में वैलिड होगा। इफ द करंट इन स्टडी स्टेट, या स्टडी ये है, इफ द करंट इन स्टडी, स्टडी करंट भी से डीसी का केस होता है, स्टडी करंट के लिए वैलिड है। यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अब देखो एक चीज और समझना इसमें, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये फॉर्मूला जनरलाइज करेंगे हम लोग। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्या पढ़ा उसमें? पढ़ा है आपने क्या? द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होता है, बेसिक चार्ज का होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और आपने वहाँ पढ़ा है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पढ़ के आया है, ये पढ़ के आए हैं आप। बेसिक्स रूल है और फंडामेंटल रूल है ये, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पढ़ के आए हैं। तो आप देखो
यानी ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तो वो होगा माइनस में, और रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन तो वो होगा प्लस में। ये समझ रहे हैं आप। तो आई इज इक्वल टू, आपने देखा फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, एन ई बाई टी होगा। इसका मतलब आई टी इज इक्वल टू एन ई आएगा। तो आई टी इज इक्वल टू एन ई आएगा। आई टी ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अरे कैसे होता है, यहाँ देखिए ना, टी से आई में मल्टीप्लाई हो गया, टी से आई में मल्टीप्लाई हो गया, तो आई टी इज इक्वल टू एन ई। यानी ये क्यू इज इक्वल टू आई टी या क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। यहाँ से देखो, देख रहे हो, यहाँ से देखो क्या कह रहा है ये, क्यू अपन टी है, क्यू अपन टी है तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हुआ, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई भी तो है, तो क्या हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू एन ई। तो एक फार्मूला यह है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करें तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, अगर करंट दिया हो या टाइम दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात होगा तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर वेयर ई होता है, ई का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी न्यूमेरिकल में हम लोग डाटा यूज करते हैं तो माइनस साइन को छोड़ के लिखते हैं। क्लियर, लिख लेंगे इसको आप, देखिए ध्यान से। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय आई और आई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखो इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और इसको लेवल में देखना होगा। ये तो आ गया हम लोगों का स्टडी स्टेट के लिए। अब देखो थोड़ा सा ऊपर में जो डिफिनेशन लिखा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको कैसे हम लोग करते हैं तो देखते हैं। आई एवरेज की बात करेगा, माने एवरेज तो निकालना जानते ही हो आप लोग, कैसे निकलता है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टोटल का सम बाय टोटल नंबर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो ध्यान से एवरेज कैसे होगा। तो एवरेज करंट की बात करेगा, एंड लिख देता हूँ उस चीज को, आई एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। एवरेज 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 करंट, एवरेज करंट की बात करेगा तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। अब देखो ये एवरेज करंट की बात कर रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट तो पढ़े ही हैं आप, पढ़े ही हैं लिमिट। तो लिमिट में क्या होता है कि लिमिट लगाने के बाद डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो होगा डी क्यू बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेगा तो इसके केस में हम लोग हो जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट। ये देखो इसी में लिमिट लगा रहा हूँ, कहाँ लिमिट लगा रहा हूँ जी, देखो ना यहीं पर तो लिमिट लगा रहा हूँ। तो लिमिट लगाओगे आप तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पर आ जाता है। इसको क्या पर आ जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या पढ़ोगे बच्चे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखो मैंने बोला अभी कि जब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो आई इज इक्वल टू हम लोगों का आया डी क्यू अपॉन डी टी, ये आ गया हम लोगों को। अगर टोटल चार्ज की बात करेगा यहाँ पर तो कैसे निकालेंगे हम लोग, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी निकालेंगे। तो ये बाय क्रॉस करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब देखो आप जान रहे हो कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो, सिंपल वे तरीका है ये। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्यू देगा, ये लगा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बातें हैं, बड़ी बात तो है नहीं ये। इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन। क्लियर, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ वापिस, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेगा तो आई लिमिट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डी क्यू बाय डी टी, और आई इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इजिकल टू आई डी टी बाय क्रॉस आ गया। क्यू इजिकल टू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, आई डी टी हो गया। इससे भी हम वेरीफाई करेंगे तो आई इजिकल टू क्यू बाई टी आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएट हो चुका है पहले से। ये समझ रहे हैं हम लोग और सीख गए इस चीज को। अब देखो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ चार्ज को कैसे हम लोग देखेंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब देखो, अब देखता हूं यूनिट ऑफ चार्ज।
यूनिट ऑफ चार्ज देखना है ना, यूनिट ऑफ चार्ज देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो उसी दोनों का रेशियो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हम लोगों को, यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आराम से कर सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट देखेंगे तो देखो ध्यान से देख लो इधर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट देखना हम लोगों को, तो आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। अब ये चीज तो बेसिक है, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं चल रहा है ना। अब देखो आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा क्यू अपॉन टी, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चार्ज है। ऊपर लिख सकते हैं हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो जी, देखो यहाँ पे तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, मैंने अभी तुरंत आपको सिखाया था, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, कूलम होता है, और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, सेकंड होता है। तो कूलम पर सेकंड, अरे कूलम पर सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा, पावर माइनस होगा, -1 होगा, तो कूलम पर सेकंड, इसी का नाम दिया है एम्पियर, एम्पियर मीन्स ए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हो गया हम लोगों को, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया हम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड और एम्पियर हो गया, कूलम पर सेकंड और एम्पियर हो गया, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। ये सिंपल सा छोटा सा बात था। अब देखो एक चीज और सीखना इसमें, यूनिट ऑफ चार्ज को थोड़ा अलग ढंग से हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी का थोड़ा एप्लीकेशन करता हूँ यहाँ पर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 एम्पियर की बात करेगा, 1 एम्पियर की बात करेगा, इसका मतलब किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक जा रहा है। अरे क्या बोल दिया इसने, वही जो आप सुने हो वही तो बोला है इसने, कह रहा 1 एम्पियर करंट किसी अगर कंडक्टर में जा रहा है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक गया उसके अंदर में। तो 1 कूलम बाय 1 सेकंड, यही तो होता है ना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ये वैल्यू आएगा आपके सामने जो आप देख रहे हो। अब चलो ये सीख गए, बोल देंगे, बहुत छोटी बातें हैं ये। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे सीखते हैं, थोड़ा लेवल से इसको देखना होगा। तो देखिए आपने यूनिट में पढ़ा है ESU, SI, EMU। SI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ESU फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और EMU फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो उस यूनिट से हम लोग देखते हैं इसका 3 यूनिट हो सकता है, हो सकता क्या होता ही है, हो सकता क्या होता है। तो देखो जी ये ऐसा सिस्टम आ गया, कौन सा सिस्टम आ गया, ऐसा सिस्टम आ गया। अच्छा ऐसा सिस्टम आ गया। एक आ रहा है ESU सिस्टम, बिल्कुल सही, EMU सिस्टम। अब देखो ऐसा का फुल फॉर्म साइड में लिख देता हूं, नहीं पता हो तो पता कर लेना। चलो पता कर देता हूं, ऐसा के सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी होता है। अब देखो ESU को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब आओ इधर देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ऐसा सिस्टम में एम्पियर होता है, एम्पियर बोलो तो ए एम्पियर होता है। ऐसा सिस्टम में क्या होता है, एम्पियर होता है। ESU में होता है स्टेट एम्पियर, और इसी को बोलते हैं स्टैटिक एम्पियर, क्लियर है। इसी को बोलते हैं STA,
अरे ये क्या आ रहा है, एस टी ए आ रहा, मीन्स स्टैटिक एम्पियर आ रहा। ई एम होता है ए बी एम्पियर, ए बी एम्पियर बोलो तो एब्सोल्यूट एम्पियर होता है, इसका मतलब एब्सोल्यूट एम्पियर होता है, यही होता है ना। और इसके बाद ए बी ए होता है। अब देखो ये सारे यूनिट आपके सामने आ गया। क्या क्या आया, एसआई में एम्पियर आया, ई एस यू स्टेट एम्पियर आया जिसको स्टैटिक एम्पियर बोलते हैं, एस टी ए बोलते हैं, ए बी एम्पियर आया, एब्सोल्यूट एम्पियर आया। अब इस सब का वैल्यू होता है, तो रिलेशन बिटवीन एम्पियर, स्टेट एम्पियर एंड ए बी एम्पियर के बीच हम लोग रिलेशन को देखते हैं। चलो इसको नोट करो। चलिए हो गया, समझ गया इस चीज को, क्लियर है। चलो छोटा बात है, बोल लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज। दिखाता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा होता है, उस चीज को सीखिए पहले आप। अब देखो, अब सीखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ए फोर एम्पियर बोल लोगे, एस टी ए स्टैटिक एम्पियर बोल लोगे, एंड ए बी ए बोल लोगे, एब्सोल्यूट एम्पियर ये है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। 1 एम्पियर की वैल्यू 1/10 ए बी एम्पियर होता है, ए बी ए होता है फर्स्ट, क्लियर है। 1 एम्पियर की वैल्यू 1/10 ए बी एम्पियर होता है। सेकंड केस 1 एम्पियर की वैल्यू 3 इंटू 10⁹ एस टी ए होता है, स्टैटिक एम्पियर होता है। इसको बोलते हैं ई एम ई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ई एम ई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही तो बोलते हैं, जो आपने सुना है वही तो बोलते हैं। चलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक आ रहा है इसीलिए ई एस यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया है। अब देखो एक कन्वर्ट से आता है रूल, ये 1 ए बी ए 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर समझना इस चीज को है, 1 एम्पियर का वैल्यू आपको 3 इंटू 10⁹ स्टेट एम्पियर दिया हुआ है। इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 इंटू 3 इंटू 10⁹ एस टी ए, ये वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को, बोल लेंगे अच्छा से इसको, 3 इंटू ये हो जाएगा 3, अरे 3 तो होगा ही ना, 3 तो होगा ही, और 10⁻10 एस टी ए हो गया स्टैटिक, यानी 1 अब्बा का वैल्यू 3 इंटू 10⁻10 सट्टा होता है। सीख लिए, बोल लेंगे आप लोग। चलिए अब आगे देखता हूँ, इसके बाद लिखिए इसको। अब आपने पढ़ा है एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी एक्सा पिटा टेरा गीगा और मेगा किलो हेक्टोडेका। उस डाटा से हम लोग थोड़ा इसका छोटा और बड़ा यूनिट से लिखता हूँ। देखो तो देख लो, आ गया समझ में। चलो अब समझते हैं थोड़ा सा अलग हटके। अब देखो यूनिट में होता है एक चीज, देखो हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। फर्स्ट 1 मिली एम्पियर की बात करेगा, 1 मिली एम्पियर की बात करेगा, 1 मिली एम्पियर की बात करेगा, इसका मतलब 10⁻³ एम्पियर की बात कर रहा है। कितना एम्पियर जी, 10⁻³ एम्पियर। दूसरा देखो 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है, माइक्रो एम्पियर जो ह्यूमन के नर्व में हमेशा चलते रहता है, 1 माइक्रो एम्पियर की बात करेगा, 10⁻6 एम्पियर की बात करेगा। तीसरा पॉइंट क्या रहा, 1 नैनो एम्पियर की बात करेगा, नैनो एम्पियर की बात कर रहा है, तो 1 नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर होता है, यही वैल्यू है। 1 पिको एम्पियर, इसका मतलब हो रहा है 1 पी ए 10⁻12 एम्पियर, और 5 नंबर का रहा 1 डबल माइक्रो एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻12 एम्पियर। ये वैल्यू बोल लेंगे आप लोग। देखो फिर से, मिली एम्पियर 10⁻3, अगर मेगा एम्पियर की बात करेगा तो 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। वो प्लस में होता है एक्टो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी एक्सा पिटा टेरा गीगा और मेगा किलो हेक्टोडेका। अब देखो थोड़ा सा इसको सीख लिए। चलो
अब आ रहा हम लोगों के पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डायमेंशन, इसका कैसे करते हैं हम लोग। तो डायमेंशन का बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स है उसी से हम लोग करेंगे। सिंपल है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखो यहाँ पे, यहाँ देखो तो आई का आपने पढ़ा एम्पियर, इसका मतलब इसमें मास नहीं है न लेंथ है, यानी केजी तो नहीं दिख रहा ना। अरे केजी नहीं दिख रहा तो मास नहीं है, इसका मतलब मास यहाँ पे नहीं है। तो एम टू द पावर 0, लेंथ भी नहीं दिख रहा, तो एल टू द पावर 0, टाइम भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर एम्पियर में, तो ये भी हो जाएगा T0। सिर्फ ए आएगा, एम्पियर का ए आता है। तो आई का डायमेंशन हम लोगों को सामने आ रहा, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0, ए आ गया, मीन से ए आ गया, ये डायमेंशन हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, कैसे इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, लेकिन कैसे समझना होगा। किरचॉफ्स लॉ इसको वेरीफाई करता है कि किसी जंक्शन पर जो करंट आते हैं, इंटरिंग जो करंट होता है वो लिविंग करंट के इक्वल होता है। सिंपल मैथमेटिकल रूल्स उसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल रूल से उसको सॉल्व करते हैं, जो वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करता है। हालांकि करंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए इसको वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ये स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करता है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बोलो तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है यहाँ पर। क्लियर, तो चलो ये समझ गए। अब देखो फंडामेंटल भी है, ऊपर में ही लिख दिया था उस चीज को, और समझ भी गए आप लोग। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डायमेंशन तक चले आए हैं, एक डाटा भी देख लिए, छोटा सा डाटा था उसको भी सीख लिए। अब देखो उस पर कुछ नोमरिकल्स होते हैं, उस नोमरिकल को भी हम लोग करेंगे। पहले देख लेता हूँ एक पॉइंट्स, गोल्डन की पॉइंट्स। करंट का जो वैल्यू होता है डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक एप्लियंस के लिए अप्रोक्सीम 1 एम्पियर, और ह्यूमन के नर्व में हमेशा 10⁻⁶ एम्पियर का करंट माना गया है। उसको सपोज किया गया उतना एम्पियर की करंट चलते रहता है उसके बॉडी में, या कहीं पर हमको जैसे अचानक कहीं पर सट गया तो लगता है कि करंट जैसा लग रहा है, तो फीलिंग देता है कि आपके बॉडी में हमेशा नर्व में करंट रहता है 10⁻⁶ एम्पियर। और एनसीईआरटी में इस चीज़ को लिखा भी है, समझाया भी है, इस बात को बताया भी है। अब देखो, और जो लाइटिंग कंडक्टर जो होता है ऊपर से जो क्लाउड में जो होता है, वो 10⁴ एम्पियर का करंट लेता है। मैंने बोला डोमेस्टिक एप्लियंस में कितना होता है, अप्रोक्स 1 एम्पियर। तो लाइटनिंग में होता है कैरिड जो करंट का 10⁴ एम्पियर, और नर्व में होता है, ह्यूमन नर्व में होता है 10⁻, यानी आवर नर्व भी बोल सकते हैं उसको, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो उस चीज़ को देखता हूँ, माइक्रो में आ जाएगा वो वैल्यू। करंट इन ए डोमेस्टिक एप्लियंस, डोमेस्टिक एप्लियंस में करंट का वैल्यू जो होता है, लिखा है करंट इन डोमेस्टिक एप्लियंस, करंट इन डोमेस्टिक एप्लियंस में जो होता है करंट का वैल्यू, वो अप्रोक्सीम 1 एम्पियर होता है। कितना एम्पियर, अप्रोक्सीम 1 एम्पियर होता है। क्लियर, करंट कैरिड इन ए लाइटनिंग इसमें जो होता है अप्रोक्सीम 10⁴ एम्पियर। डोमेस्टिक एप्लियंस में 1 एम्पियर, करंट कैरिड इन ए लाइटनिंग 10⁴ एम्पियर। और थर्ड पॉइंट क्या रहा है, करंट इन आवर नर्व्स
यानी ह्यूमन बॉडी के नर्व्स इसको बोल सकते हैं। ये होता है 10⁻⁶ एम्पियर, इसको बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास आता है करंट। ये रहता हम लोग करंट का डाटा आ गया। अब देखो एक चीज समझना है, करंट इन ए डोमेस्टिक अप्लायंस अप्रोक्सीमेट 1 एम्पियर, करंट कैरिड इन ए लाइटनिंग 10⁴ एम्पियर, क्लाउड में जो करंट होता है, करंट इन आवर नर्व्स 10⁻⁶ एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर होता है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज हम लोग करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेगा तो कन्वेंशनल करंट सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो दिखाता हूं आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो सिंपल सा बात है, समझ में आ जाएगी आपको। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये लिखा क्या हूं, अरे लिखा वही हूं जो आप देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे हम लोग दिखाते हैं। ये सपोज दैट कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता करना, तो पता तो कर ही लेंगे हम लोग, जब को पता करने आए हैं तो करेंगे ही इसको। प्लस माइनस, ये जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिक सेल है, क्या है, अरे पता करंट का डायरेक्शन न करना है जी, तो इलेक्ट्रिक सेल ये लिख दिया हूँ, भी वोल्टेज अप्लाई किया हूँ इसके अक्रॉस, भी वोल्टेज अप्लाई किया हूँ। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ेगा, माने माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देखो यहाँ पे देख लो, देखो समझ में आ जाएगी बात। ये जो देख रहे हैं आप, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये कहा है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कहाँ से कहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट किधर से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब देखो इलेक्ट्रॉन करंट का अपोजिट जाता है, तो करंट इधर से जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये इधर से जाएगा। इसी का नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है। ये इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, नेगेटिव से जाएगा। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, इसी का नाम क्या दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो डॉट लाइन से मिलाता हूँ इसको, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये आप देख रहे हो कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट देख रहे हो, क्या देख रहे हो जी, देख रहे हो क्या, कन्वेंशनल करंट किधर से जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है कन्वेंशनल करंट, ये डायरेक्शन जो देख रहे हैं आप। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, माइनस टू प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर से एक बार बोल देता हूँ, वापस सीखिए इस चीज को। आउटर सर्किट की बात करेगा तो ये देखिए, ये इनसाइड कंडक्टर है, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात ये कर रहा है।
कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कन्वेंशनल करंट का अपोजिट चलता है, यानी करंट का अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। ये कहने की मीनिंग यहाँ पर ये रहा। अब देखो ये समझ में आ गई। इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन चलता है -2 प्लस चलता है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होता है, +2 माइनस होता है। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। चलिए इसको नोट करिए। चलो समझ गया इसको। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो आप, लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट कौन फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। ये कह रहा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट कौन जाएगा, कन्वेंशनल करंट जाएगा। चलो हो गया है, समझ गए हो आप। अब देखो, अब आगे आ रहा हम लोगों के सामने, ये कर लिया। चलो अब देखो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्या कहता है, न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे नंबर ऑफ, फिर से बोल रहा हूं सीखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻20 है, इतना इलेक्ट्रॉन्स और ये टाइम जो ले रहा है 0.1 सेकेंड फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। किसी कंडक्टर में कितना सेकेंड में फ्लो कर रहा है, 0.1 सेकेंड में। तब कह रहा है क्या हम लोगों को 0.1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तब हमको निकालना है कि करंट कितना होगा इसका। तो करंट कितना, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है। मैंने बोला जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। कैसा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आएगा ही। अब देखो NE पता है, T पता है और हमको करंट पता करना है इस केस में। तो करंट पता करना है तो आपको मैंने बताया I इजिकल टू Q अपॉन कैपिटल Q लो या स्मॉल Q लो, कोई बात नहीं है, Q अपॉन T। अब देखो यही I मुझे पता करना है और आपने पढ़ा है पीछे Q इजिकल टू NE फॉर्मूला पढ़ा है, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन T। अब देखो यहाँ पे जी थोड़ा सा ध्यान दो, N का वैल्यू कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻20, तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हम लोग। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ तो दिखा रहा है जी 1.6 10⁻19 कूलम और टाइम का वैल्यू कितना है 0.1 सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर ही कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब देखो ये पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा। अब देखो इसको करके तो ये क्या आएगा 10 कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो 820 में से -90 तो ये आ जाएगा 160 कूलम पर सेकेंड, इसी को बोलेंगे 160 एम्पियर। कर लो, आ जाएगा इतना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं तो आगे। अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट है और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है।
तो उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। फिर से न्यूमेरिकल समझिए, कह रहा है किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक जा रहा है। कोई कंडक्टर है सपोज दैट, उसमें 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक जा रहा है, तब उसमें कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें, छोटा सा बात है। देखो न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल हम लोगों को आ रहा है। सेकंड न्यूमेरिकल ये रहा आपका, कह रहा करंट का वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर। अरे ये क्या आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा होगा। टाइम का वैल्यू कह रहा 1 सेकेंड, तो कह रहा है अब डाटा आपके पास है, अब इसमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो बेटा अभी जो हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो Q इजिकल टू पढ़े हम लोग, IT पढ़े हैं। अरे I इजिकल टू Q बाई टी, बेसिक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, Q इजिकल टू IT मैंने I इजिकल टू Q अपन T पढ़ते हैं, तो Q इजिकल टू IT आएगा। तो आ गया लो Q इजिकल टू IT, यहाँ से भी आ रहा है Q इजिकल टू IT आ गया। और Q इजिकल टू आपने पढ़ा NE, तो दोनों इक्वल हुआ, नहीं हुआ जी, हुआ। तो NE इजिकल टू IT आ गया। NE इजिकल टू IT सिंपल सा है, और समझ रहे हैं आप, नहीं समझने वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें है, और नहीं भी समझोगे तो समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। N इजिकल टू क्या होगा, IT अपॉन E हो जाएगा। अब ये डाटा आपको पता है, E का डाटा जो होता है हम लोग पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ये E का डाटा है। टाइम पता है, करंट पता है 1 एम्पियर और 1 सेकंड। इस केस में हम लोग N निकालना है, तो N इजिकल टू 1 एम्पियर ले लो, वह ले लिया, 1 सेकंड ले लो, ले लिया, और कूलम का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ले लिया। अब कूलम इजिकल टू होता है AS। अब देखो समझना है, Q इजिकल टू IT, तो C इजिकल टू AS तो कट ही जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमको पता करना है। तो ये आ रहा हम लोगों के पास, ये 1 एम्पियर सेकेंड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा प्लस में आएगा, और प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया 1.6 रहा, ये रहा, और कूलम मतलब AS कैंसिल। इसको N इजिकल टू लिख सकते हैं आप, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 10 अपॉन 60 इंटू 10⁻18, एक 10 को हटा दिया यहाँ से, तो ये N इजिकल टू 100 अपॉन 60 इंटू 10⁻18, इसको लिख सकते हैं। इसको करेंगे तो आप कर लेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यानी फिर से समझो इस चीज को, ये कह क्या रहा है कि जब किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर में चार्ज का वैल्यू के टर्म में हम लोग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में जा रहा है, तब उस पर चार्ज का करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आ रहा है। चलो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूँ, ये छोटा सा फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन ग्राफ वाला देख लेते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज निकालना हमको ग्राफ में। कैसे करते हैं, एरिया तो पता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो देखो इसमें समझ रहे हो, इतनी सी छोटी बात ना समझोगे, आ रही समझ में, लग तो रहा है समझ में आ रहा है आपको। Q3 क्वेश्चन नंबर 3, एक ग्राफ दे दिया। अच्छा ग्राफ आ रहा है, देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है, कैसा, जैसा बना रहा हूँ ऐसा आएगा, क्या आएगा, T इन सेकेंड में आएगा, सेकेंड जैसा बना रहा हूँ वैसा ही आएगा आपके सामने, इन सेकेंड में आएगा, और करंट इन एम्पियर में आएगा। ये करंट है इन एम्पियर, एम्पियर बोलो तो डायरेक्ट ये लिखता हूँ छोटा सा फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर, और ये टाइम है, तो IT ग्राफ इसका बनाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा बोलो तो ऐसा बनाया है, ऐसा ग्राफ दे दिया। अब देखो ये 5 पे लिया, चलो इसको नहीं, ये जो है यहाँ पर इसको 5 पर लिया,
इसको 10। अब बेटा इसमें हमको चार्ज निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, यानी Q इक्वल टू IT प्रूफ करना है हमको। अब देखो ये 5 पे है, इसका कुछ नाम दे देता हूँ, O A B, ये C और ये D दे देता हूँ। अब इसमें देखिए इसका एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल चार्ज दे देगा। एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो करना तो सिंपल सा है, ये 5 पे है तो इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 आ गया, क्लियर। और ये 5 पर है तो ये हो जाएगा 5, यानी 10 पर टोटल है। तो हमको एरिया ऑफ ये जो शेप का एरिया निकालेंगे तो इस शेप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ O C A B D का एरिया निकालना है। तो टोटल चार्ज फॉलो इन ग्राफ, यानी अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमको क्या होगा, टोटल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था। हाइट ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक 5 न होगा जी। टाइम को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ये टाइम है, ये 5 है यहाँ तक। 5 कैसे आया, तो ये 10 माइनस 5 आया। 5 कैसे आया, 10 माइनस 5 आया, ये 5 लिख दिया। अब देखो जी, इसमें कह रहा कि करंट 5 एम्पियर जा रहा है और टाइम ले रहा है 10 सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कहाँ जाएगा, कितना होगा नंबर ऑफ, माने टोटल चार्ज कितना होगा इस सर्किट में, इस डायग्राम में टोटल चार्ज हमको निकालना है। तो थोड़ा सा सोचो कैसे निकलेगा चार्ज। तो चार्ज निकालने का मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB या BD, ABDC भी लिख सकता है या CD लिख सकता है। तो दोनों को हम टोटल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है, टोटल चार्ज निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम बोलिए ABDC, रेक्टेंगल ABDC का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसमें, ये देखो बेस, कहाँ देख रहे हो जी, यहाँ देखो बेस ये कितना है 5, इंटू ये कितना है 5, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है ना LB होता है, तो L कितना है इसमें, दोनों तो सेम ही है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेक्टेंगल लिखो या स्क्वायर लिखो, स्क्वायर है एक प्रकार का, ये सब साइड इक्वल है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ये LB, यानी 5 इंटू ये 10 माइनस 5, ये उसे डायरेक्ट लिख दिया हूँ वहाँ 5। इसको करेंगे हम लोग, ये 12.5 आएगा, 25/2 12.5 प्लस ये 25, यानी 37.5 कूलम आएगा। यानी टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 37.5 कूलम आएगा। देख लो 12.5 और 25 का सम होगा इतना। चलो इसको कर लिया। अब छोटा सा एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ। करा द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, एक रिलेशन दे दिया, उसमें 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा, यानी करंट फ्लो कर रहा, उसको देखना। देखो करा क्या, कोई मैंने सब लोगों को इक्वेशंस दे रहा है Q का वैल्यू, यानी QT स्क्वायर प्लस माने AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, कोई इक्वेशंस दे रहा है, उसमें कह रहा है हम लोगों को चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। सवाल कह रहा फिर से सुनिए, एक न्यूमेरिकल आ रहा हम लोगों के सामने, देखो द अमाउंट ऑफ देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू
flowing through a conductor is given by Q। T भी लेता है, Q इज इक्वल टू ए टी, मैंने Q इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी दे दिया। यहाँ पर ऐसे लिखा है क्वेश्चन को कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, देन करंट इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में करंट हमको निकालना है। तो आपने बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है? सिंपल सा सर्किट है, इसको देख लें, हम लोग तोड़ रहे हैं। डी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी टी। अब देखो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अलग अलग एक कांस्टेंट है, ए का वैल्यू 5 दे रखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 दे रखा है, बी का वैल्यू 2 दे रखा है, बी का वैल्यू 3 दे रखा है, और सी तो कांस्टेंट है, सी का वैल्यू दे रखा है 1 दे रखा है, सपोज दैट ले लिया हम लोग। ए 5 है, बी 3 है, तब हमको इसमें निकालना है करंट का वैल्यू। तो देखो ए 5 बी 3 और सी 1 है, तो देखता हूँ करके, तो ए बाहर आ जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस बी बाहर आ जाएगा डी टी बाय डी टी और प्लस डी सी बाय डी टी। ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू 2, और ये देखो ए इंटू 2 और टी 2 माइनस 1, यानी एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो होता है, तो यही तो होता है बी और डी टी का, ये तो 0 हो गया कांस्टेंट का, डी टी बाई डी टी 1 होता है, ये हो जाएगा ए 2a और ये टी प्लस बी। अब देखो कितना सेकेंड में हमको निकालना, 5 सेकेंड में, करंट इन 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड के लिए हम 5 रखेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू भी 5 रखेंगे, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ से डाटा उठाना है, ए 5, तो ये 2 इंटू 5 इंटू टी की वैल्यू कितना है 5 सेकेंड और प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो ये एम्पियर में आएगा करंट का वैल्यू, ये 53 एम्पियर दे रहा। चलो समझ गए होंगे। यदि ऐसा इक्वेशंस दे तो उसको हम डिफरेंशिएट करके करंट का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखो, अब टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन समझ गए, अब आ रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, वैसे इतना पढ़ना नहीं जितना बता रहा हूं आपको, लेकिन सीख लो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट का टाइप्स है, फर्स्ट इंस्टैन्टेनियस करंट, इसको आई इंस्ट से लिखते हैं। इसके बाद सेकंड हम लोगों को एवरेज करंट, करंट आई ए भी लिखते हैं। थर्ड है हम लोगों को डीसी बोलो तो डायरेक्ट करंट, अरे डीसी बोलो तो क्या डायरेक्ट करंट होता है, इसका मतलब डायरेक्ट करंट है। और 4 नंबर एसी है, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर ही आपका अल्टरनेटिंग करंट है ये। अब देखिए 5 नंबर फ्लक्चुएटिंग करंट, जो फ्लक्चुएट करता है करंट। 6 नंबर है फ्लक्चुएटिंग करंट आ गया। 6 नंबर आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये समझ में आ रहा है आपको, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसके बाद 7 नंबर आता है कन्वेंशनल करंट,
कन्वेंशनल करंट, और 8 नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट ये आ गया। 9 नंबर आता है हम लोगों को ईडी करंट, ईडी करंट, और 10 नंबर आता है ये डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, करंट। 11 नंबर आता है हम लोगों को ड्रिफ्ट करंट, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, ड्रिफ्ट करंट। और 12 नंबर आता है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट, 8 नंबर चैप्टर में पढ़ना डिस्प्लेसमेंट करंट। और 13 नंबर होता है मोलेकुलर करंट, मोलेकुलर करंट। फिर से देखो वापिस बोल रहा हूँ, समझो इस चीज को। इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्ट होता है, एवरेज करंट आई वी होता है, डीसी डायरेक्ट करंट जो बैटरी से हम लोगों को मिलता है। किससे मिलता है जी? बैटरी से मिलता है। एसी अल्टरनेटिव करंट जनरेटर भी होता है, और इस जनरेटर से हम लोग जो ट्रांसफार्मर इसी पे वर्क करता है। फ्लक्चुएटिंग करंट फ्लक्चुएट करता है, यानी वैरी करेगा, वन डायरेक्शन में फॉलो करेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ईडी करंट, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉलिक्यूलर करंट, ये सब करंट के टाइप्स है आपका एटीसी। अब देखो कुछ करंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। अब देखो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो करंट फॉलो करेगा। देखो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट, इसको बोलेंगे हम लोग आई इंस्ट। इसका डिफिनेशन क्या रहा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट एनी इंस्टेंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, बोल तो रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज is called the rate of charge at any instant, at any instant is called instantaneous current, instantaneous current। ये रहा आपके सामने, देखो स्क्रीन पे आई इंस्ट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट at instant at t is equal to t naught instant of time यानी इंस्टेंटेनियस माने एक टाइम होगा इंस्टेंट जिसमें जो करंट फ्लो करेगा डी क्यू अपॉन डी टी, उसी को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा 2 नंबर है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है? आई ए वी होता है, यही तो होता है जो लिखा हूं मैंने। आई एवरेज क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलेंगे एवरेज करंट। चार्ज फ्लो करेगा उसी को एवरेज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज at a certain interval of time is called एवरेज करंट। देखो बेटा यहाँ देखो तो आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकता है, इसको लिखेगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन डेल्टा टी लिखो, या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये फॉर्मूला है आपके सामने। चलो बोल लेंगे इसको, आप समझ गए। अब आगे देखो, डीसी करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन
एंड रिमेन्स कांस्टेंट या नो डिपेंड्स अपॉन टाइम इज कॉल्ड डीसी। डीसी डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे और ओनली वन डायरेक्शन में फॉलो करेगा। एसी डिपेंड करेगा टाइम पर और बोथ डायरेक्शन में फॉलो करेगा। तो देख लो थोड़ा सा। अब आ रहा हम लोगों का थर्ड नंबर डीसी। डीसी बोलो तो डायरेक्ट करंट। अरे कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में से डीसी होता है। करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, सॉरी, करंट फ्लोज इन ओनली one direction and not depends upon time, not depends upon time is called डीसी। ये तो क्लियर हो गया। डीसी जो होगा वो बैटरी से मुझे मिलेगा। ये देखिए आपका टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा करंट, डायरेक्ट जा रहा 5 एम्पियर। ये डीसी का सिंबल है, डीसी का ग्राफ है, डायरेक्ट जा रहा 5 एम्पियर। तो डीसी किसके थ्रू फॉलो करता है? हर्ट्ज में लिख देता हूँ उस चीज को। बैटरी से अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम जोड़ते हैं, ये रेसिस्टेंस है, इसको सेल सब लोग या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये सेल से ही कनेक्ट कर दिया, ये स्विच लगा दिया, इसके थ्रू जो बैटरी के थ्रू जो करंट मिलता है हम लोगों को वो डीसी होता है। कैसा होता है? डीसी करंट होता है। क्लियर है? यानी डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। डीसी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जो वो साइकिल पूरा नहीं करता। चलो देखो, करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम इज कॉल्ड डीसी। अब एसी क्या होता है? करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन टाइम इज कॉल्ड एसी। चलो बोल लेंगे इसको। अब देखो 4 नंबर आ रहा है एसी हम लोगों को। एसी माने होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये क्या होता है? जो बोथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पीरियडिकली जिसकी डायरेक्शन चेंज होगा, यानी एसी दैट करंट व्हिच डायरेक्शन पीरियडिकली चेंजेस। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस एंड depends upon time is called AC। AC बोलो तो AC बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट AC। क्लियर है? अब देखो ये बोथ डायरेक्शन में फॉलो करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसका 4 ग्राफ आता है। एक है सो स्क्वायर वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म ऑफ AC दिखा देता हूँ। वेव फॉर्म ऑफ AC का वेव फॉर्म देखिए। AC का वेव फॉर्म फर्स्ट है साइन वेव फॉर्म। ये रहा आपके सामने साइन वेव फॉर्म। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया AC का ग्राफ, साइन वेव फॉर्म। यानी ये ऊपर का वैल्यू होगा प्लस में और नीचे का वैल्यू होगा माइनस में। क्लियर? और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू कहलाएगा यहाँ पर। सेकेंड देखिए स्क्वायर वेव फॉर्म। ये क्या होता है? स्क्वायर जैसा बनता है। ये टाइम है, ये देखिए क्लियर बना देता हूँ, रुको कहीं समझ में नहीं आया आपको। ये ऐसे जाएगा प्लस और ये माइनस, आई प्लस, ऊपर का आई प्लस और नीचे का है माइनस। ये रहा। इसके बाद आ रहा हम लोगों को ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ट्रायंगल जैसा होता है। कैसा होता था? ऐसा होता जैसा आप देख रहे हो, आई प्लस आई माइनस। पीक वैल्यू जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखो 4th नंबर
कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जैसा सर्किट दिखेगा, टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, प्लस माइनस, ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे का वैल्यू नेगेटिव। चलो देख लो एक बार, यही है आपका एसी, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। अब देखो फ्लक्चुएटिंग करंट क्या होता है? करंट फ्लोइंग ओनली वन डायरेक्शन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। एसी दोनों बोथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा और डिपेंड्स अपॉन टाइम होगा। अब देखो फ्लक्चुएटिंग करंट फ्लक्चुएट करेगा और उसका वैल्यू जो होगा, देखो ध्यान से बता देता हूं। फ्लक्चुएटिंग करंट, फ्लक्चुएटिंग करंट ये रहा आपका। ये देखो वोल्टेज, जैसे कभी बोलते हैं हम लोग कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा, तो ये ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। ये क्लियर? डीसी होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्चुएटिंग करंट टाइम पे डिपेंड करेगा। ये फ्लक्चुएटिंग करंट है, आई प्लस आई माइनस, माइनस साइकिल में जाना नहीं, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये फ्लक्चुएटिंग करंट है आपका, फ्लक्चुएट कर रहा वोल्टेज या करंट फ्लक्चुएट कर रहा, इसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग करंट। ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। टाइम पे डिपेंड करता है, डीसी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। चलो समझ गया। अब देखो 6 नंबर है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो उसका तो फुल फॉर्म सिर्फ जानना था, देख लेता हूं थोड़ा सा। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये तो लिख दिया हूं ऊपर में। मैन 7 और 8 देखना है। देखो 7 और 8 क्या है? 7 जो है कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा। कौन सा करंट? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। मैंने बोला प्लस से माइनस जाएगा, ये किधर से जाएगा जी? प्लस माइनस है। और 8 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जाएगा माइनस टू प्लस, प्लस माइनस। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई है। प्लस टू माइनस जो जाएगा वो कन्वेंशनल करंट होगा। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होती है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। क्लियर? तो प्लस ऐसे जा रहा है, ये हो गया कन्वेंशनल करंट। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। अरे ये कौन सा? ये ही तो रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कन्वेंशनल करंट का अपोजिट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट का अपोजिट। और मैन करंट तो यही रहा आपका कन्वेंशनल करंट, हमेशा प्लस से माइनस जाएगा कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट माइनस से प्लस जाएगा। ये कन्वेंशनल करंट ये रहा आपका कन्वेंशनल करंट। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, कंडक्टर के अंदर में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको समझना हम लोगों को, बस हो जाएगा, टॉपिक खत्म आज हम लोगों का। ये कन्वेंशनल करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। फिर से वापिस बोल रहा हूँ, सीखिए। कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस जाता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट माइनस टू प्लस जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिससे फ्लो कर रहा है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। चलिए बोल लेंगे, समझ गए आप लोग। अब देखो आगे, अब आ रहा हम लोगों को करंट का टाइम। करंट के बारे में हम लोग समझ गए कि टाइम से रिलेटेड है करंट, यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, टाइम से रिलेटेड है करंट। अब देखना ये चीज है हम लोगों को,
रिलेशन बिटवीन करंट एंड टाइम। देखो करंट एंड टाइम, तो करंट आई होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यही रिलेशन बिटवीन करंट एंड टाइम है। यानी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी। यही फॉर्मूला बेसिक है और इसी से न्यूमेरिकल बनता है। इंटीग्रेशन का भी फॉर्म आपको बताया हूं मैं। अब देखो ये समझ गए। अब देखो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माने कोई कंडक्टर को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है रेंडमली मोशन में होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिक अरेंज हो जाते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को माने गेन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर में आ जाता है। देखता हूं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। देखो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जैसे ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है, अरे कंडक्टर ही तो बना रहा हूं, कंडक्टर है, फ्री स्टेट में है। कैसा स्टेट में है, फ्री स्टेट, माने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, फ्री स्टेट में। तो सारे इलेक्ट्रॉन देखो, अरे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन मारा है, अच्छा, यानी फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे है, किसी भी तरह से ऐसे अरेंज है, माने कोई सिस्टमैटिक है ही नहीं है, किसी भी तरह रेंडमली है ये। देखो अरे ये क्या हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन किधर से भी किधर जा रहा है, ये समझ गए आप। ये इलेक्ट्रॉन है जो किधर से किधर भी जा रहा है जब अप्लाई नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड तो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो सारे सिस्टमैटिक अरेंज हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्कोप से जब हम लोग देखते हैं इसे, क्या देख रहे हो जी, यहाँ देखो ना, माइक्रोस्कोप से जब हम कंडक्टर को देखते हैं तो कंडक्टर के अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले रेंडमली मोशन में है। कैसा मोशन में है, रेंडमली मोशन में है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो सारे इलेक्ट्रॉन डिफ्टेड हो गया। अरे अरे एक तड़ मारा डिफ्टेड का होता है जी, देखो कुछ नहीं होता डिफ्टेड। डिफ्टेड में सिस्टमैटिक से अरेंज हो जाना इलेक्ट्रॉन का। तो लो ये दूसरा फिगर ले लेता हूं फिर से। देखो ये आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने बोला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। तो ये रहा आपका कंडक्टर। अरे ये कंडक्टर कैसे हो सकता है, थोड़ा बड़ा बनाओ, लो बड़ा बना दिया थोड़ा सा, लो अब इसमें इलेक्ट्रॉन घुमाओ। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, प्लस माइनस भी, ये स्विच लिया। अब देखो ये रैंडमली पहले था फ्री स्टेट में, आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिस्टमैटिक अरेंज हो जाएगा। ये देखो अरे ये क्या हो रहा है जी, ये इलेक्ट्रॉन तो सही से जा रहा है, अब इसका मतलब रैंडमली छोड़ दिया ये डाटा, ये रैंडमली था, अब रैंडमली से हट कर ये कैसा हो गया, सिस्टमैटिक अरेंज हो गया। देखो सिस्टमैटिक अरेंज हो रहा। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा भी होता का, ऐसा ही होता जैसा कर रहे हैं हम लोग, यही होता है इसके साथ। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रैंडमली हो गया, रैंडमली से क्या होगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा। यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी शुरू होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी यहीं से शुरू होता है। करंट इधर जा रहा है प्लस से माइनस, अब समझ गए हो, कन्वेंशनल करंट प्लस माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है, किधर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है, किधर चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलेगा, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जाएगा ना, इधर से जाएगा। फिर भूल गया, देखो यहाँ देखो जी, फिगर देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना होगा जी। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट माने ये इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज भी अप्लाई किए, तो ये इसकी लेंथ कंडक्टर का हम लोग ले लिए एल, तो यहीं से ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी शुरू होती है। क्लियर है, तो ये हो गया हम लोगों के अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद सारे सिस्टमेटिक अरेंज हो जाता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेक्चर, एक लेक्चर में पढ़ाया हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ, ये सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देख लेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर अगले दिन इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।